नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती 2022 एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लास 19 स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इसके पहले कल वाले सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज के सेट में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद कल से जो आपको क्लासेज मिलेंगी उसमें 40 क्वेश्चंस आपको 40 प्रश्न आपको डेली मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से जितने भी प्रैक्टिस सेट मिल पाएंगे सारे प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। साथ ही साथ हमारी जो अपनी खुद की प्रैक्टिस सेट है पीडीएफ जब भी कंप्लीट हो जाएगी बन करके फिर वो प्रैक्टिस सेट भी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे विद आंसर की और क्लासेस भी उसकी देंगे आपको विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। थोड़ा सा क्या करें आपने, अगर आपको लगे वीडियो ज़्यादा स्लो है तो आप थोड़ा सा 1.25 पे आप स्पीड पे करके वीडियो देखा करिए, लेकिन वीडियो आप सभी को पूरा देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित है, कंप्लीट। और जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो टोटल सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन का सेट होगा, उसी तरह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 1 to 100। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों कानूनों के द्वारा कि अनौपचारिक नियमों कानूनों के द्वारा कि औपचारिक अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों के द्वारा। तो मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ समाज के नियम होते हैं, कुछ सामाजिक नियम होते हैं। जैसे नियम में कानून होते हैं, कुछ संरचनाएं बनाई जाती हैं, कुछ मानदंड उसके निर्धारित किए जाते हैं। तो ये जो नियम होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के होते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्विकासवादी। उद्विकासवादी सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। जब किसी निश्चित दिशा में अंतर और क्रमिक बदलाव यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है उद्विकासीय परिवर्तन। मतलब एक दिशा में एक निश्चित अंतर पर एक क्रमिक बदलाव होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाना, इसी को कहा जाता है उद्विकासीय परिवर्तन। और ये जो अवधारणा है उद्विकासवाद की, ये सबसे प्राचीन विचार है सामाजिक परिवर्तन का। इसमें आप एक नाम याद रख लीजिए। शुरुआत जो है इसकी सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर नामक समाजशास्त्री से हुई थी और बाद में कई इसमें और विचारक जुड़ते गए। तो एक नाम आप याद रखिएगा इसमें, उद्विकासवाद से हर्बर्ट यहाँ पर है और यहाँ पे स्पेंसर मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जाति प्रणाली के अंतर्गत, नीचे ऑप्शन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? संदर्भ समूह सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया? तो आंसर बताइए इसका। अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल करके ऑप्शन बताते चलें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। ये जो सी वाला ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? उद्विकासवादी या उद्विकासवाद की जो अवधारणा है सबसे प्राचीन विचार है सामाजिक परिवर्तन का, और उसमें हमने एक नाम भी बताया आपको हर्बर्ट स्पेंसर का। और उद्विकास में होता क्या है? एक क्रमिक अंतर, एक क्रमिक बदलाव, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही उद्विकासवाद या उद्विकासीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो उद्विकासवाद के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग E.B. टॉयलर ने किया था।
E.B. टॉयलर। मैंने यहाँ पर ये इंग्लिश में भी लिख दिया है, स्टेजेज ऑफ कल्चर, उद्विकासवाद के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? E.B. टॉयलर ने। 29 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। डिप्थीरिया श्वास नली की बीमारी होती है, बच्चों में ये बीमारी प्रायः होती है। और डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, श्वसन नाल से लेकर के उसके बाद फिर आगे हृदय को भी प्रभावित करते हैं, गुर्दे को भी प्रभावित करते हैं। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, ये सभी दिक्कतें जो है डिप्थीरिया की वजह से हो सकता है, डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप हो सकता है। और यह बच्चों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। याद रखिएगा, संक्रामक, बच्चों में फैलने वाला संचारी या फिर संक्रामक रोग है। और डिप्थीरिया किस जीवाणु से उत्पन्न होता है? पहले तो आपको ये जान लेना है कि डिप्थीरिया जीवाणु जन्य बीमारी है। कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन से जीवाणु से, कौन से प्रोटोजोआ, फंगल, कवक, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डिप्थीरिया जीवाणु जन्य रोग है और इसका जो जीवाणु जो उसका नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है और यह बच्चों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। इसका जो वाहक जीवाणु होता है और उसका नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? गले में, बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय, गुर्दा भी, किडनी भी प्रभावित होता है और टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर भी प्रभाव पड़ने से लकवा भी होने की संभावना रहती है। तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा पढ़िए ना कि उसके बारे में कंप्लीट आप जान लीजिए, ताकि फिर उस पर कोई दोबारा वो क्वेश्चन आए, रिपीट हो, तो फिर आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। आप सभी को कोई भी अगर इसमें अच्छा पॉइंट मिले, आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए, आप लिखते रहा करिए। उस पर लिखने से चीज़ें ज़्यादा और समय तक याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। इसी को काली खांसी या कुकर खांसी भी कहा जाता है। जो डीपीटी का टीका लगता है, डी फॉर डिप्थीरिया जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, पी फॉर परट्यूसिस, इसी को बोला जाता है कुकर खांसी, काली खांसी, खाए खाए खांसी, और टी फॉर टिटनेस, डीपीटी। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। तो खाए खाए खांसी की जो उद्भवन अवधि होती है, मतलब इसके उत्पन्न होने की जो अवधि होती है 10 दिन की होती है। एक तो आपको ये भी याद रखना है। और परट्यूसिस, अभी हमने क्या नाम बताया यहाँ पे डीपीटी में? पी फॉर परट्यूसिस, इसी को कहा जाता है काली खांसी, कुकर खांसी, खाए खाए खांसी। अगर आपको ये पता है कि इसी खाए खाए खांसी को कुकर खांसी, काली खांसी कहा जाता है और इसी का नाम परट्यूसिस है, डीपीटी वाला जो टीका लगता है पी फॉर परट्यूसिस, परट्यूसिस मतलब काली खांसी, तो आपको फिर आंसर देने में 1 सेकंड भी नहीं लगना है इस क्वेश्चन के लिए। अब तो हमें आंसर बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। ए वाला बोर्डेटेल्ला परट्यूसिस या बोर्डेटेल्ला परट्यूसिस। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बहुत आपको यहाँ पे आसान हो गया होगा इतना चीज़ें बताने के बाद। तो याद रखिएगा, जो कुकर खांसी होती है या काली खांसी होती है या खाए खाए खांसी होती है, यहाँ पे परट्यूसिस, यह जो है बच्चों में एक विशेष कीटाणु के द्वारा फैलती है। और अगर ज़्यादा समय तक बच्चे अगर इसके संपर्क में रह जाएं, मतलब अगर ये बीमारी उनके शरीर में रह जाए, तो बच्चा दुर्बल हो जाता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, अगर आप रेगुलर हमारा क्लास देखते हैं, आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होगी। जितनी मेहनत आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मैं आप सभी के सिलेक्शन के लिए करूँगा। और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको निःशुल्क क्लासेज आपको डेली मिलती रहेंगी। लेकिन आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर आप जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है फ्री ऑफ कास्ट क्लासेज है उसका फ़ायदा सभी को मिले।
और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आप कर लेंगे, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन कर लेंगे, तो आप सभी को वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो संस्कृति यानी कल्चर, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कल्चर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टेजेज ऑफ कल्चर की अवधारणा किसने प्रयोग किया था? उद्योग विकासवाद के स्थान पर। याद आया आप सभी को? E.B. टॉयलर ने। तो संस्कृति कल्चर, इसको कई तरह से कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, और ये जो परिभाषा है मैकाइवर तथा पेज की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकाइवर पेज की। इनके अनुसार जो कल्चर होता है हमारे सोचने रहने के ढंग, हमारे डेली का जो रूटीन है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो एंटरटेनमेंट है, हमारे क्रियाकलाप है, ये सभी हमारे जो नेचुरल जो हमारी अभिव्यक्ति है, प्रेजेंटेशन है, दैट इज़ द कल्चर, संस्कृति। कोई मतलब उसमें बनावटी चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे जो कला होता है। कला का मतलब हो गया कि एक कई तरह की जो शैलियाँ होती हैं किसी समाज में, आप देखेंगे कोई चीज़ फेमस होती है, कहीं पर कोई नृत्य फेमस होता है, कहीं पर कुछ कोई चीज़, एक पकवान या कोई बनाने की चीज़ें फेमस होती हैं। किसी समाज को हम किसी न किसी उनकी विशेषता के रूप में जानते हैं ना, तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनको कल्चर के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा? मैकाइवर तथा पेज के द्वारा। 32 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? आदि मतलब बिल्कुल प्रारंभिक। जैसे शंकराचार्य जी तो बोलते नहीं आदि शंकराचार्य, मतलब पहले शंकराचार्य। आदि मतलब पहला, शुरुआत, प्रारंभ। आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है, मतलब अंतिम, लास्ट वाला। आदि मतलब प्रारंभ। तो किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का सबसे पहला स्वरूप माना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्वरूप माना है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर। जिनके अभी हम कल्चर की डिफिनीशन देख रहे थे, मैकाइवर और पेज की, तो यहाँ पर मैकाइवर महोदय ने ऐसा बोला था कि एक विवाह, सिंगल जो विवाह होता है, वह विवाह का सबसे प्रारंभिक स्वरूप है। और उन्होंने ये माना है कि एक विवाह यानी एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह, या फिर एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह, यही जो है विवाह का विवाह का स्वरूप जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे अच्छा स्वरूप यही होता है कि एक पुरुष और एक स्त्री से विवाह करे, और वह स्त्री भी एक पुरुष से विवाह करे। जैसे क्या होता है किसी समाज में महिलाएं तो किसी एक पुरुष से विवाह करती हैं, लेकिन पुरुष का ही विवाह करते हैं, वो भी गलत है इनके विचार में। कि जो सबसे श्रेष्ठ होता है कि एक पुरुष केवल एक स्त्री से और एक स्त्री केवल एक पुरुष से विवाह करें। क्वेश्चन नंबर 34, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 28 सितंबर 1929। इसको पूरा याद रखिएगा, 28 सितंबर 1929। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में इस अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके अनुसार लड़कियों की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी उनका विवाह होना चाहिए। और इसी को बाद में बढ़ा करके लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दिया गया, और इसे जो है शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शारदा अधिनियम के नाम से, शारदा अधिनियम। ठीक है, तो जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है या निरोधक अधिनियम है, 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश शासन था उसमें भारत में। उसमें जो है लड़कियों की उम्र विवाह के लिए 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी, जिसको बाद में बढ़ा करके 18 और 21 वर्ष कर दिया गया। मतलब लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21 वर्ष। और यही जो है शारदा अधिनियम है। शारदा अधिनियम बहुत बार कई एग्जाम में, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा अधिनियम बहुत बार पूछा गया है, मुझे अच्छे से याद है। पीसीएस 2019 या 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 35, समाज पर दहेज प्रथा का एक देखिए रिक्वेस्ट आप सभी से मैं करता हूं, और ये देखिए आप लोगों की कंप्लीट तैयारी के लिए बहुत आवश्यक भी होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में हमारी कोशिश है कि कुछ ना कुछ आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड वो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए। आगे वो सब चीज़ें हम बार बार रिपीट भी करेंगे, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, इसमें बहुत सारे कुप्रभाव होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कुप्रभाव क्या होता है, ऋणग्रस्तता, ठीक है। ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऋणग्रस्तता। इसके अलावा कुछ अन्य कुप्रभाव क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, कुछ अन्य कुप्रभाव बताइए। जैसे दहेज के आप देखेंगे, लालच में लोग स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, उनका शारीरिक मानसिक शोषण होता है, तो शारीरिक मानसिक शोषण को बढ़ावा मिलता है। दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों ही लोग इसमें गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, सोशल यानी समाज, सामाजिक, लर्निंग मतलब सीखने का जो सिद्धांत है व्यक्तित्व के, ये किससे संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, मैं आपको इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एकदम ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत आसान प्रश्न लगेगा अभी। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। सामाजिक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट वाले बिल्कुल उनको तो रट्टा होगा, याद रहता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कितने लोगों को याद आ गया अब ये प्रश्न? अंग्रेजी में लिखा था, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि क्या लिखा है पता नहीं, अब तो सभी को समझ में आ गया ना। व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जहाँ पर सामाजिक आ जाए समझ जाइएगा कि वहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा महोदय हैं। अच्छा, स्किनर, पियाजे, इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें आप बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन मिलेंगे इनके, ठीक है, आगे जो है प्रश्न मिलेंगे इनके। तो यहाँ पर याद रखिएगा पियाजे जो है इनका संज्ञानात्मक विकास जहाँ पे आ जाएगा ना, पियाजे महोदय संज्ञानात्मक विकास। चलिए ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, अल्बर्ट बंडूरा। तुरंत अभी याद कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है, दोबारा ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको भूलना नहीं चाहिए। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे। यहाँ पर देखिए एक, फिर यहाँ पर क्या आएगा, में सहोदर, सहोदर मतलब भाई बहन जो एक ही माता पिता के संतान होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। अगर आपको आंसर पता तो आप आंसर करते चलिए। तो एक विस्तृत परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं, जो अपने परिवारों के संसाधनों और कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं, विस्तृत परिवार। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा, फाइलेरियल वर्म्स, कृमि को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्म्स। तो फाइलेरियल कृमि हाथी पांव रोग का कारण होता है। इस कृमि का नाम देख लीजिए, क्या पता आपको नाम पूछ ले, वूचेरिया, वूचेरिया। इसमें भी वूचेरिया ब्रैंकोप्टाई और वूचेरिया मैलाई, इसमें भी दो जो है इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ब्रैंकोप्टाई, बैंक्रोप्टाई मैलाई। तो उचेरिया बैंक्रोप्टाई, उचेरिया मैलाई, दो इसके प्रकार होते हैं। तो उचेरिया ऐसे फाइलेरियाई वर्म्स होते हैं जिनकी वजह से हाथी पांव जैसी समस्या हो जाती है। इसमें क्या होता है, अंग में जो है अर्धपाथ की जो लसिका वाहिका होती है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वाहिका मतलब वेसल्स, धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक एक शोथ बन जाता है। पैर जो है एकदम भारी बन जाता है, देखेंगे पैर एकदम मोटा हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्ष तक रहते हैं। इसमें जो पैर होता है, जैसे हाथी का पैर काफ़ी मोटा होता है, तो इसको स्लीपद
हाथी पाँव, हस्तीपाद आदि नामों से जाना जाता है। और इसका एक वाहक मच्छर होता है। ये तो हमने बताया कि किस कृमि के कारण होती है बीमारी, तो उचेरिया कृमि के कारण होती है। लेकिन इस कृमि को लेकर के जाता कौन है? एक मच्छर है, उसका नाम है क्यूलेक्स। ये कुछ और भी बीमारियों के लिए वाहक का काम करता है, क्यूलेक्स मच्छर। और क्यूलेक्स में भी कौन सा मच्छर? मादा मच्छर, जिसे प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, जो मादा मच्छर होती है, मादा एनाफ्लीज, तो प्लाज्मोडियम का वो क्या करती है? शरीर में पहुंचाती है मनुष्यों के, जिसकी वजह से मलेरिया रोग हो जाता है। यहाँ पर भी क्यूलेक्स मादा मच्छर होती है, जो इन कृमियों को शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रहेंगी। ये सभी के सभी फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? जीका वायरस का नाम आप सभी ने सुना होगा, ZIKA। तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छरों के द्वारा फैलता है। ये भी मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कुछ बीमारियां पानी से, हवा से, भोजन से, दूषित भोजन से, और इसी तरह से कुछ बीमारियां जो देखेंगे जैसे चूहे हैं, उनकी पिस्सुओं द्वारा फैलता है, प्लेग। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां जो है मच्छरों के द्वारा, मच्छर वाहक होते हैं, मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, मच्छर वाहक होते हैं, उन बीमारियों को संचरित करते हैं मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो जीका वायरस जो है, इसकी पहचान सबसे पहले एक अफ्रीकी देश है युगांडा में 1947 में हुई थी। और इसमें मच्छर कौन सा होता है? एडीज मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया, एडीज मच्छर, जीका वायरस। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला इस वायरस से प्रभावित हो जाए तो बच्चे का मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है जीका वायरस। एडीज मच्छर इसको फैलाता है। और अगर गर्भवती महिला में, गर्भस्थ अगर माता में अगर ये बीमारी अगर हो जाती है तो जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 40, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। काला जार या फिर काला ज्वर, जार मतलब ज्वर। ठीक है, यह एक गंभीर बीमारी है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है, माफी चाहूँगा, जो इम्यूनो तंत्र है, इम्यूनो सिस्टम, यानी शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको संक्रमित करता है। इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करता है काला अजार, काला जार या काला ज्वर। किसी भी नाम से आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लिसमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से ये बीमारी होती है। लिसमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से काला जार या काला ज्वर या काला अजार होता है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है अधोमुखी युग्मक विखंडन से होता है, अधोमुखी युग्मक विखंडन से। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, लेकिन बाकी के जो फैक्ट हमने आपको यहाँ पर बताया आपको सभी को याद रखना है। लिसमैनिया डोनोवानी परजीवी के काटने से यह बीमारी होती है। इसमें इम्यून सिस्टम को संक्रमित करता है यह रोग। और लिसमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से होता है, इसमें अधोमुखी युग्मक विखंडन से इसकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो किसके वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? बहुत आसान प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों ने पहले जरूर पढ़ा होगा। कुनैन। तो मलेरिया जो बीमारी होती है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी, जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम, और ये है क्या? ये प्रोटोजोआ है। जैसे कुछ बीमारी वायरस से होती है, कुछ बीमारी जीवाणु से होती है, कुछ बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, कुछ बीमारी कृमि से होती है, कुछ बीमारी फंगल से होती है। तो ये जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया की बीमारी फैलती है। और इस प्लाज्मोडियम परजीवी को पहुंचाता कौन है मनुष्य के शरीर में? मादा एनाफिलीज नामक मच्छर जब काटता है तो उसके वजह से ये शरीर में पहुंचते हैं। ये जो परजीवी वाहक होते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विनन नामक दवा का प्रयोग करते हैं,
या इसी को क्विनन लिखा है या फिर क्लोरोक्विनन, क्लोरोक्विनन या क्विनीन। तो ये जो दवा होती है कुनैन नामक वृक्ष से ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? ये दोनों ही जो है प्रसव के दो प्रकार हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में चेहरे की जो है सूक्ष्म चोटें, बच्चे के जो चेहरे की नसें होती है उनको नुकसान पहुंचना, या फिर बच्चे के सिर पर सूजन होना, या फिर हल्का बाह्य आई ट्रामा आदि बातों का खतरा होता है। यानी इसकी तुलना में इसमें खतरा होता है फोर्सेप्स डिलीवरी में, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो ए हो जाएगा। चेहरे की सूक्ष्म चोटें या चेहरे की जो नसें हैं उनको नुकसान पहुँचना, सूजन होना बच्चे के सिर पर, या फिर हल्का बाहरी आई ट्रामा, आंखों का ट्रामा, इस प्रकार की जो है दिक्कतें इसमें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? आसन्न प्रसव, आसन्न प्रसव को ही इम्पेडिंग प्रसव या फिर इम्पेडिंग डिलीवरी या फिर इम्पेडिंग लेबर कहा जाता है, और महिला के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन को दर्शाते हैं ये। इनका जो सामान्य संकेत और लक्षण होता है 2 सप्ताह बाद तक और नियत तारीख से 3 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संकेत अगर इनके लक्षण अगर देखेंगे, जैसे बेबी ड्रॉप या द बेबी ड्रॉप, या इसी को कहा जाता है लाइटनिंग, बेबी ड्रॉप लाइटनिंग। इसके अलावा एन इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट, म्यूकस प्लग पासेस, सर्विक्स डिलेटेशन, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स। अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे? द बेबी ड्रॉप, कितने लोग इसका मतलब समझ गए? ठीक है। इसी तरह से इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट, इसके बारे में बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन अभी जितना हमने आपसे पूछा अगर आपको पता हो तो इतना आप जरूर बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गर्भपात एबॉर्शन के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। अपरिहार्य गर्भपात, अपरिहार्य मतलब आवश्यक, इनएविटेबल, इसी को बोला जाता है अंग्रेजी में इनएविटेबल एबॉर्शन। ये एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें आगे जो है गर्भावस्था को आगे उसकी निरंतरता को बनाए रखना असंभव हो जाता है। इसमें जो है क्या होता है, योनि से रक्तस्राव और गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स का पतला होना होता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी के जो चीज़ें हमने आपको बताई बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, कोई भी चीज़ अगर आपको दोबारा से सुनना हो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके उतना पार्ट सुन लीजिएगा। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमिन आंश का प्रभाव है, पॉलीहाइड्रेमिन आंश का प्रभाव है गर्भावस्था में। इसी को हाइड्रेमनियास या पॉलीहाइड्रेमनियास, हाइड्रेमनियास या पॉलीहाइड्रेमनियास, अगर इतना नहीं भी रहेगा तो भी आप इसको हाइड्रेमनियास बोल सकते हैं या फिर पॉलीहाइड्रेमनियास से बोल सकते हैं। ये एक ऐसी असामान्य स्थिति होती है जिसमें भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक या फिर एमनियान द्रव की अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है। एमनियान द्रव, एमनियान लिक्विड की अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है। एम्ब्रियो या भ्रूण के चारों तरफ, भ्रूण के जो गुर्दे होते हैं उनके द्वारा एमनियान द्रव का स्राव होता है, जिससे भ्रूण मूत्र द्वारा गर्भ में तैरता रहता है और भ्रूण के द्वारा ही श्वसन क्रिया में इस द्रव का अवशोषण कर लिया जाता है।
इस तरह एमनियान द्रव का गर्भाशय में संतुलन बना रहता है। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एमनियोटिक। एमनी एक मिनट, एमनियोटिक लिक्विड। तो एमनियोटिक लिक्विड जो होता है, ये जो भ्रूण होते हैं उनके गुर्दे के द्वारा इस द्रव का स्राव होता है और इसी के द्वारा भ्रूण मूत्र द्वारा गर्भ में तैरता रहता है और भ्रूण द्वारा ही श्वसन क्रिया में इस द्रव का वापस से अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह से एमनियॉन या फिर एमनियोटिक लिक्विड का गर्भाशय के अंदर संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे आप सभी तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी गर्भावस्था में पाइलीहाइड्रीनियास का प्रभाव होता है। गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाना, माल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव। ठीक है। पालीहाइड्रीनियास के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे प्रसव की जो अवधि होती है बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, प्रसव के बाद अतिरिक्त रक्त का स्राव होता है, बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगती है जिससे प्रसव में कठिनाई होती है, गर्भनाल बढ़ जाता है जिससे बच्चे के चारों ओर एक जाल सा बन जाता है, बच्चा कभी कभी उसी में फंस जाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रसव में कुछ जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और गर्भनाल इसी को बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड। इसके अलावा प्रसव की अवधि बढ़ जाती है और जो जल वाली झिल्ली होती है उसका जल्दी फटना भी इसके लक्षण हैं। अपरिपक्व प्रसव पीड़ा के कारण अपरिपक्व प्रसव यानी पहले प्री टर्म डिलीवरी। याद रहेगा आप सभी को ये सब चीज़ें, जितना याद रहे उतना जरूर याद करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। थोड़ा सा वीडियो बड़े लंबा हो जा रहा है लेकिन आपको कंप्लीट आपको यहाँ पर जो भी क्लासेस देंगे विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पे तैयारी आपकी होनी चाहिए। केवल क्वेश्चन का आंसर देख करके आगे मत निकल जाइए। गर्भ के 8वें महीने में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? गर्भ के 8वें महीने में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन ऑसिएंडर का लक्षण बताता है। ऑसिएंडर का लक्षण बताता है। इसमें होता क्या है, गर्भावस्था के दौरान 8वें महीने के दौरान बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है। इस महीने में बच्चे का जो शरीर होता है पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े और मस्तिष्क का विकास प्रगति पर होता है। ठीक है। तो लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? ऑसिएंडर लक्षण। मतलब फेफड़ा और मस्तिष्क, फेफड़े का विकास हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा या इसी को कहते हैं अपरा, हिंदी में आएगा तो अपरा, अंग्रेजी में आएगा तो प्लेसेंटा, निम्न में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करते हैं? प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर इनको छोड़ दीजिए, सी छोड़ दीजिए, प्रश्न के हिसाब से यही राइट आंसर होगा। कौन कौन सा कार्य होता है प्लेसेंटा का? तो रक्त में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करना, चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है, मतलब जितना जो चीज़ें चाहिए उसी प्रकार से बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को प्रोवाइड कराता है माता से। ये मतलब हुआ चयनात्मक अवरोधक का। रोग जनकों का परिवहन, इसके अलावा जो गर्भनाल है, प्लेसेंटा है, उसको जीवित रखना। विषाणु आदि जो रोगजनक होते हैं प्लेसेंटा में से विसरित हो जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। रक्त जो धारा है वहाँ से पदार्थों की अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। इसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को भोजन और सांस मिलती है, माँ के द्वारा भोजन और सांस। यह बच्चे के सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा, भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से जो बचाने का कार्य होता है किसका होता है? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ रहे थे, याद है कि भूल गए आप लोग? एमनियोन का, एमनियोन या फिर एमनियोटिक द्रव का। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भ्रूण होता है उसकी किडनी से
एक द्रव का स्राव होता है जिसको एमनियोटिक या फिर एमनियोन द्रव कहते हैं। इसी में भ्रूण तैरता रहता है। फिर श्वसन के दौरान जो है भ्रूण के द्वारा इसी द्रव का अवशोषण किया जाता है। इस तरह से गर्भावस्था में या गर्भ में इस द्रव का संतुलन बना रहता है। तो गीला रखकर उसे सूखने से बचाता कौन है? एमनियोटिक या फिर एमनियोन द्रव। ये सभी प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। पीत ज्वर का टीका है, इसमें से आपको ये बताना है। पीत ज्वर एक संक्रामक बीमारी है, संचारी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, खतरनाक रोग है और इसका आरंभ अचानक से होता है। ये जो बीमारी होती है पीत ज्वर, ये वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है और इसका जो टीका होता है उसका नाम है 17D 17D पीत ज्वर के टीके का नाम है। इसके एक डोज से ही पीत ज्वर को रोका जा सकता है। एक डोज से ही। पीत ज्वर में होता क्या है? बुखार आ जाएगा तेजी से, वमन, उल्टी, मंद नाड़ी मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया जैसे लक्षण हो जाते हैं पीत ज्वर में। अचानक आरंभ होने वाली बीमारी है। इसके टीके को 17D कहते हैं। ये किसका टीका है? साल्क, पोलियो का। क्वेश्चन नंबर 49। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। साइकोसेक्सुअल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड। एक देश है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। हालांकि आपके आउट ऑफ सिलेबस। तो बस आप इतना जानते रहिए कि जो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है, इसका उपचार या मनोरोगियों के ऊपर इसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया था, मनोवैज्ञानिक फ्रायड के द्वारा। इनका ये कहना था कि यदि इन इच्छाओं को पूरा न किया जाए तो जो दमित इच्छाएं होती हैं कुंडित होकर के भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। ठीक है, साइको मतलब सुनते हैं ना आपके, वो साइको हो गया है, साइको की तरह बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सन्निकट दूरस्थ, नजदीक से दूर की तरफ विकास का सिद्धांत क्या है? इसी को विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोई भी बालक हो जहाँ पे वृद्धि विकास हो रहा हो, एक निश्चित दिशा में विकास होता है। जैसे सिर से पैर की ओर, दो दिशाओं में होता है विकास। एक हो गया आपका सिर से पैर की ओर, दूसरा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। दो तरह के विकास होते हैं, सिर से पैर की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। जो सिर से पैर की ओर विकास होता है इसी को बोला जाता है मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी। और जो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है इसको बोलते हैं स्पाइनल। कार्ड का पहले बनना, फिर हृदय, फिर इसी तरह से विकास होता है। जैसे ये पूरा शरीर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये हाथ, ये पैर हो गया, ये मस्तिष्क हो गया। एक तो विकास ऐसे हो गया, दूसरा विकास ऐसे हो गया। और ये जो सिर से पैर की ओर विकास होता है, यहाँ पर राइट आंसर ये नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। जो सिर से पैर की ओर विकास होता है इसी को बोलते हैं मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी विकास। और जो दूसरा विकास होता है शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का जो क्रम है केंद्र से परिधि की ओर। सी यहाँ पर विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है 13 से लेकर के 17 वर्ष तक। 13 से लेकर के 17 वर्ष तक। किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के, या फिर जैसे बालिकाओं में 13 वर्ष, बालकों में कभी कभी 14 वर्ष से मान लिया जाता है।
तो इसको आप 13 और 14 दोनों लेकर के चलिए। 13 या 14 वर्ष से शुरू होकर के 21 वर्ष तक चलता है किशोरावस्था। और इसमें भी जो 13 से लेकर के 17 वर्ष तक का काल होता है, इसको बोलते हैं पूर्व किशोरावस्था। और जो 16 से 17 वर्ष की और उसके बाद की अवस्था होती है 21 तक, उसको क्या बोलेंगे? उत्तर किशोरावस्था, बाद की किशोरावस्था। और ये जो विकास की अवस्था होती है किशोरावस्था, इसी को स्वर्ण आयु भी कहते हैं, स्वर्ण आयु भी कहते हैं। यही ऐसा समय होता है विकास का, इसी समय जिसको जो बनना होता है, जो आगे जो भी आपको बनना होता है, यहीं से उसकी जो पृष्ठभूमि होती है तैयार होनी शुरू हो जाती है। हालांकि विकास तो बिल्कुल शुरू से माना जाएगा, लेकिन इस समय आप देखेंगे भावनात्मक रूप से, और आप देखेंगे कि एक स्टेनले हाल महोदय हैं, किशोरावस्था को उन्होंने तूफान और संघर्ष की अवस्था बोला है। तो इस अवस्था में बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो 13 से 17 या 16 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था, 16-17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। इस आयु काल को स्वर्ण आयु काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। मतलब 6 से लेकर के 12 वर्ष तक ये पूरा आपका बाल्यावस्था हो गया, ठीक है। और इसमें एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है हरलाक। तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से वयसंधि अवस्था में आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। मतलब 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था हरलाक के अनुसार, और इसी अवस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत यौन विरोध की भावना पाई जाती है। याद रहेगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 53, शिशु पालन और सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। विभिन्न साधनों या फिर संस्थानों से, जैसे परिवार, खेल, समूह, भाषा आदि। क्वेश्चन नंबर 54, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? जो सूंघने की प्रवृत्ति होती है सबसे कम पाई जाती है, सूंघना। सूंघना, डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 55, शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को क्या कहा जाता है? शिशुओं के एडेप्टिव रिफ्लेक्स। 55 का डी। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर आप लोग बताइए तुरंत। अब इतना अच्छे से बताने के बाद अगर आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप चीज़ें भूल गए, इसका मतलब। तो मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ क्या होता है? सिर से पैर की ओर विकास। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। केंद्रीय भागों से दूर की ओर, तो जो निकट से जो दूर वाला विकास था, क्या नाम था उसका? ठीक है, तो यहाँ पर मस्तकाधोमुखी विकास, सिर से पैर की तरफ विकास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? अमीनो अम्ल कुल 20 होते हैं, जिसमें 10 अमीनो अम्ल शरीर में इनका निर्माण स्वतः होता है। इनको बोलते हैं साधारण अमीनो अम्ल या फिर अनावश्यक अमीनो अम्ल। 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनकी शरीर को पोषक तत्वों से पूर्ति करनी होती है, इनको कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। तो वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? हिस्टाडीन। हिस्टाडीन। लाइसिन जो है आटे में पाया जाता है, आटे में पाया जाने वाला ये अमीनो अम्ल है। इसी तरह से गेहूं में ग्लूटीन। हिस्टाडीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। इतनी बातें आपको याद रहेंगी। और वयस्कों के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।
लंबी अवधि के दौरान। क्वेश्चन नंबर 58, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। दूध से पनीर बनाना हो, इसमें दूध में क्या डाला जाएगा कि जो पनीर बनेगा वह कैल्शियम से भरपूर होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, थोड़ा ठंडा करके थोड़ा सा, फिर नींबू या फिर साइट्रिक एसिड उसमें डाला जाता है, दूध को फाड़ा जाता है, जिससे दूध से प्रोटीन कैसीन अलग हो जाता है। कैसीन एक प्रोटीन होता है दूध में जो कि दूध से अलग हो जाता है, और इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। पनीर बनाने हेतु वजन डालकर दबाया जाता है, जिससे कैसीन थक्के के रूप में जम जाती है, और यही जब कैसीन इसको कपड़े से छानकर उसमें उपस्थित पानी को अलग किया जाता है तो बचा भाग ठोस पदार्थ छेना कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग तो जानते होंगे सभी लोग कि कैसे छेना बनता है, कैसे पनीर बनता है। तो बेसिकली जो पनीर बनता है या छेना बनता है वो केसिन वाला भाग होता है दूध का। दूध में केसिन पाया जाता है ना, केसिन वाला, केसिन एक प्रोटीन होता है। तो नींबू या फिर साइट्रिक एसिड से दूध को फाड़ा जाता है, और जो केसिन वाला भाग होता है इसको मलमल कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है, फिर इसको वजन डालकर दबाया जाता है। तो यही जब जम जाता है तो इसी को बोलते हैं पनीर। और जब यही कैसीन को केवल कपड़े से छान करके उसमें से पानी को अलग कर लिया जाए जो ठोस पदार्थ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, छेना बोलेंगे। दूध फाड़ने के लिए नींबू हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया। शरीर में जो प्राकृतिक रूप से जो दूध को फाड़ा जाता है, रेनिन, एक रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रेनिन। ठीक है, दूध को फाड़ने का कार्य करता है शरीर में प्राकृतिक रूप से। इसके अलावा दही का उपयोग भी कर सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, ये सभी आपको बता दें क्या? अच्छा, यहाँ पर हमने ऑप्शन तो बताया ही नहीं कि इसका आंसर कौन सा है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका। रेनिन हमने आपको बता ही दिया। लाइपेज क्या होता है? निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत फलों का रस, नींबू का पानी, दाल का पानी, ये सभी आते हैं, लेकिन चाय जो है शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 60, और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। कल से हम लोग जो है 40 प्रश्न करेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन आपको पूरा सेशन कंप्लीट देखना है। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर तो प्लीज़ कर दिया करिए। साथ ही साथ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, और सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग ज़रूर बताया करिए। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। गोभी और संतरा में। जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से गोभी और संतरा में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है, गोभी और संतरा में। सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे क्लास 20 में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।